पेशेंट को क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। क्या देना चाहिए जिससे भी पूछोगे आप, वो तुरंत बता देगा आपको, जो उनका अनुभव है उसके आधार पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, बता देते हैं। मगर क्या नहीं देना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि क्या नहीं देना है। अगर हम पेशेंट के पहचान लें पेशेंट को, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि जब शरीर हमारा बीमार पड़ता है तो सबसे पहले इन्फेक्शन आता है, फिर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है, फिर इन्फ्लामेशन में परिवर्तन होता है, फिर हमारी बॉडी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में परिवर्तन हो जाता है। फिर वही बीमारी जब लंबे समय तक क्रोनिक हो जाती है तो वो रोमेटाइड ऑर्थोराइटिस में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि उसका जो बैलेंसिंग है, जो हमारी बॉडी का एसिड अल्कलाइन है, वो दोनों के दोनों अनबैलेंस हो जाते हैं, दोनों के दोनों अनबैलेंस हो जाते हैं। अर्थात हमारी थाइमस ग्लैंड भी हाइपर हो जाता है और एड्रिनल ग्लैंड भी हाइपर हो जाता है, दोनों के दोनों हाइपर हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी पहले हमें होना चाहिए। पेशेंट को ट्रीटमेंट देना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप 1 पॉइंट लीवर देते हो लगातार उसको 15-15 मिनट की गैप में पहले दिन, तो भी उसको बहुत फायदा हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप फास्ट ट्रीटमेंट भी देते हो तो भी उसको फायदा हो जाएगा, है ना। तो सर जी सॉरी इंटरप्ट कर सर। अच्छा, फास्ट ट्रीटमेंट में कहीं कहीं लिखा हुआ है 15 मिनट 10 मिनट गैस गैस आई शुरू किया गया है, कहीं पे 10 मिनट शुरू मैं किया बता देता गया है, हूँ, कहीं से कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, लिख लीजिए। वन गैस जी आई, सर। वन गैस ओनली, वन गैस आई, 6 पॉइंट वाला, ये पहला है। पहला है वन गैस आई 6 पॉइंट वाला, वन गैस, सॉरी, वन गैस ओनली, वन गैस आई 6 पॉइंट वाले। उसके बाद गॉल स्प्लीन, लीवर म्यूकस और WD, ये है फास्ट ट्रीटमेंट। इसको कहते हैं फास्ट ट्रीटमेंट। जैसे कि लगातार हम 1-1 सेकंड का दबाव देते हैं, 1-1 सेकंड का दबाव देते हैं, जी सर सर। है ना। तो और जैसे कहीं हाँ, तो उसमें क्या करना है हमने, जितना ज़्यादा मतलब कि जितना घना हम लोग पॉइंट बना सके, 6 से अधिक जी सर जितना ज़्यादा पॉइंट बना सके उतना अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। जी इसमें क्या है, वन गैस ओनली 6 पॉइंट वाला, वन गैस आई 6 पॉइंट वाला, गॉल, गॉल स्प्लीन, लीवर म्यूकस और WD, इसको कहते हैं फास्ट ट्रीटमेंट। फिर इसमें क्या जी है, सर। अजय ट्रीटमेंट है। अजय ट्रीटमेंट में 8 पेन, माइल्ड देना है तो 1 गॉल, 2 लीवर, 6 गैसाई। अगर उनका बीपी सही है तो उनको 4 गैसाई देना, अगर उनका बीपी हाई है तो 6 गैसाई देना, और अगर उनका बीपी लो है तो वहां पर 9 गैसाई देना। दोबारा बोल रहा हूं मैं, अजय में, सर धीरे धीरे बोलिए ना सर। अजय में 8 पेन, ये माइल्ड बता रहा हूं मैं, माइल्ड में बता रहा हूं मैं, 8 पेन, 1 गॉल, 2 लीवर, 3 पॉइंट वाला। अगर बीपी हाई है तो 6 गैसाई देना, और अगर बीपी लो है तो 9 गैसाई देना, और अगर बीपी कंट्रोल में है तो उनको 4 गैसाई देना। बीपी नॉर्मल है तो सर। अगर नॉर्मल है तो 4 गैसाई देना। जी ठीक है, इसको जब हम देते हैं, ये हमारी पहले प्राथमिकता होती है, पहला ट्रीटमेंट होता है हमारा। क्योंकि जी सर। न्यूरोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी नाभि को केंद्र मानकर और एलोपैथिक के हिसाब से एसिड और एल्कलाइन को बैलेंस करके, एसिड और एल्कलाइन को बैलेंस करके किसी भी समस्या का समाधान करने की योग्यता रखती है लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी। न्यूरोथेरेपी में गुरुजी ने जो जो चीज़ों को ढूंढा है, जो जो चीज़ों को हम तक पहुंचाया है, यह एक अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय है। तो सबसे पहले हमें क्या नहीं देना है इसके बारे में पूरी की पूरी याद होनी चाहिए कि हमें किस बीमारी में, किस समस्या में
कैसे लक्षण में क्या नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, क्या देना है आप जिससे भी पूछोगे वो तुरंत कुछ ना कुछ बता देगा आपको, और उससे कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा आपको। मगर ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ गलत चला जाए और उसका कोई दुष्प्रभाव आप तक, आपके पेशेंट के पास पहुंच जाए। आपके द्वारा भले ही व्यक्ति ठीक ना हो चलेगा, मगर उसके साथ कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए, ना ही आपके साथ कोई अनहोनी होनी चाहिए, है ना। इसीलिए सबसे पहले हमें ये याद करना है कि हमें पेशेंट को क्या नहीं देना है। तो सरल भाषा में चलते चलते हम लोग बहुत तेजी से चलेंगे और बोलते हुए चलेंगे, इसको सुनते हुए चलेंगे। मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा अगर रिकॉर्डिंग हो गया तो आप लोगों को मैं डाल दूंगा उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो ऑर्थोराइटिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एवं ऑर्थोराइटिस, इन्फ्लामेशन की बीमारी एवं पोलियो, इसमें क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बीमारी कहलाती है, ठीक है, जिसमें हमारा थाइमस ग्लैंड हाइपर हो जाता है। हमारा जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है, और जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर पाए जाने वाला एड्रिनल ग्लैंड है, 2 किडनी पे 2 एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसको हाइपो हो जाता है, यानी कि उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे में हमें क्या नहीं देना चाहिए, आइए इसके बारे में सुनते हैं। पहला है थाइमस, क्योंकि थाइमस ग्लैंड हाइपर है। दूसरा है थाइमस चेस्ट, इसको भी नहीं देना है। उसके बाद है आर्मपिट लिम्फ नोड, क्योंकि ये भी एंटीबॉडी बनाती है। टॉन पी, टॉन टी और स्प्लीन, तो इसको भी नहीं देना है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं, जिसके कारण से ये सब के सब हाइपर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। स्प्लीन का उपयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये डब्ल्यू डी को बनाता है, स्प्लीन हमारा डब्ल्यू डी को बनाता है। सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इसे नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद इसमें दे क्या सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की समस्या है, तो इसमें हम लोग 6 एडीआर क्या देंगे, 6 एडीआर और 1 पॉइंट लीवर, 6 एडीआर 1 पॉइंट लीवर। अगर किसी को इंजरी हो गई, कोई चोट लग गया, कोई दुर्घटना हो गई, उस दौरान अगर हमें उसे इंजरी ट्रीटमेंट देना पड़े, तो उस जगह पर हम लोग थाइमस चेस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस जगह पे हम लोग थाइमस चेस्ट की जगह चेस्ट और राउंड एरो का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, राउंड एरो का इस्तेमाल करेंगे। चेस्ट 8 चेस्ट देंगे और 20 राउंड एरो देंगे, 4 चेस्ट देंगे और 10 राउंड एरो देंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का उपयोग करेंगे। ये हम सरल भाषा में अभी बताते हुए चल रहे हैं, पहले भी हम लोग न्यूरोथेरेपी में अपनी सेशन में चर्चा कर चुके हैं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को याद हो जाए। तो ऑटो इम्यून की समस्या में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या है, इन्फ्लामेशन की बीमारी में क्या नहीं देते हम लोग, थाइमस नहीं देंगे, थाइमस चेस्ट नहीं देंगे, लिम्फ नोड नहीं देंगे, आर्मपिट नहीं देंगे, टॉन पी नहीं देंगे, टॉन टी नहीं देंगे और स्प्लीन नहीं देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अस्थमा। अस्थमा में हम लोग स्प्लीन और थायराइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, थायराइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और साथ में गॉल को भी नहीं देंगे, क्योंकि गॉल भी हमारे बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक बनाने का काम करता है, इन्फ्लामेशन को बढ़ा सकता है ये, है ना। तो इसलिए अस्थमा के पेशेंट को हम लोग स्प्लीन, थायराइड और गॉल नहीं देते हैं। ठीक उसी तरह अस्थमा 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 थायराइड थायराइड ग्लैंड, फोर्थ थायराइड, 2 थायराइड देते हैं, ये नहीं देना है ना। स्प्लीन नहीं देना है और गॉल नहीं देना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, अस्थमा में
15 लेफ्ट मेडुला, 6 लेफ्ट स्वाइट, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, 1 पॉइंट लीवर, 6 एडीआर, 15 लेफ्ट मेडुला, 6 लेफ्ट स्वाइट जी, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट, 6 एडीआर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एसिडिटी एवं पेट में अल्सर। अल्सर के लिए यानी कि अल्सर की बीमारी क्यों हो गया? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट सही क्वांटिटी में ना निकलने के कारण, एसिड की क्वांटिटी अधिक होने के कारण और म्यूकस मेम्ब्रेन की कमी के कारण, किसके कारण? म्यूकस मेम्ब्रेन की कमी के कारण अल्सर यानी कि जख्म जो बाहर होते हैं, हाथ पैर में जो बाहर की तरफ होता है उसे हम लोग घाव कहते हैं, और जो अंदर की तरफ होता है उसे हम लोग अल्सर कहते हैं। तो एसिडिटी या पेट में अल्सर, एसिडिटी यानी कि जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बढ़ जाना, है ना, और अल्सर यानी कि जख्म, पेट के जख्म में, तो उसमें जख्म में भी अलग अलग अल्सर होता है। हमारे डुडेनम अल्सर होता है, स्टमक अल्सर होता है, आंतों में अल्सर हो जाती है, यानी कि अलग अलग जगहों पे अल्सर हो जाती है। तो उन अल्सरों के लिए अभी एक नया फार्मूला आया है जिसका नाम है, क्या देना है इसके लिए बता रहा हूँ मैं, नया फार्मूला आया है, ठीक है। उसमें हम लोग, जैसे आप लोग जानते हैं 8 पेन जब हम देते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट निकलता है, 8 पेन से सोडियम बाइकार्बोनेट निकलता है जो हमारे काइम को शांत करता है। काइम अर्थात जो पेट के अंदर जो आहार होता है, वो जो भी हमने खाया हमारे स्टमक के अंदर गया, वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको फुला देता है, कीटनाशक कर देता है, मगर वो घोर एसिड में परिवर्तन होता है। गैस्ट्रोजूस उसे कलर रहित कर देता है। जब वो कलर रहित हो जाता है तो वह डुडेनम में प्रवेश करता है। अगर म्यूकस कम बने, जहाँ भी म्यूकस कम बनेगा वहाँ पर क्या होगा? जख्म हो जाएगा, यानी कि अल्सर हो जाएगा। तो म्यूकस कम बनता है जिसके कारण से अल्सर हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा होता है तो ऐसे में उस पेशेंट को गैस ओनली और 10 मेडुला नहीं देना चाहिए। गैस ओनली और 10 मेडुला नहीं देना चाहिए, ठीक है। यह 3 गुना एसिड को बढ़ाता है, पेट में 3 गुना एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 3 गुना बढ़ाता है। जैसे आप लोग सभी जानते हैं गैस ओनली जो है हम लोग यूडीएफ के लिए देते हैं, 10 मेडुला जो देते हैं यूडीएफ के पेशेंट को देते हैं जिनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनता है, जिनका अनपचा खाना आता है, उन लोगों को हम लोग गैस ओनली 10 मेडुला 6 गैस ओनली देते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पेट में बढ़ाता है और वो अनपचा खाना जो बिना पचे मोशन द्वारा निकल रहा है उसको ठीक कर देता है। इसमें हम लोग, है ना, अगर इसमें क्या है कि एसिड बढ़ जाती है, शरीर के अंदर एसिड बढ़ जाता है, तो ऐसे में पेशेंट को हम लोग और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी को कम करने के लिए, काइम को शांत करने के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए 20 पेन, कितना पेन? 20 पेन ये सोडियम बाइकार्बोनेट को निकालेगा और अल्सर को ठीक करेगा पेट में। इसके अलावा म्यूकस जीरो को चेक कर एसिड ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद नॉर्मल, अजय नॉर्मल या फिर राउंड नॉर्मल, है ना, राउंड नॉर्मल दे सकते हैं, ठीक है, राउंड नॉर्मल दे सकते हैं। अजय नॉर्मल में म्यूकस आएगा, राउंड नॉर्मल में म्यूकस आएगा जो म्यूकस को बढ़ाएगा, ठीक है। और 20 पेन देके हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाएंगे और वो जख्म को जल्दी से जल्दी ठीक करेगा, ठीक है। इससे समझ गए हम लोग कि जिनको एसिडोसिस या पेट में अल्सर की शिकायत होती है उनको गैस ओनली और 10 मेडुला नहीं देते हैं। अब आते हैं भगंदर। सर म्यूकस में तो नॉर्मल होता है, अजय में तो म्यूकस नहीं होता है।
नॉर्मल में म्यूकस होता है सर। हाँ हाँ, तो नॉर्मल में अजय म्यूकस है ना, अजय में तो अरे अजय में तो गॉल गॉल लीवर गैस आई है ना। ये सर, हाँ। जब राउंड देंगे, राउंड नॉर्मल देंगे, उसमें भी म्यूकस आता है, नॉर्मल में भी म्यूकस आता है। जी सर, जी सर। हाँ, है ना, अजय में नहीं आएगा, अजय में तो खाली गॉल गॉल लीवर गैस आई आएगा, जी सर, जी सर। है ना। उसके बाद अब आते हैं भगंदर। भगंदर फिस्टुला, जो आप जानते हो, बाबासीर, पाइल्स, ये भी एसिडोसिस की समस्या है, यानी कि पेट में एसिड की, इनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, घोर कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो ऐसे पेशेंटों को भी हम लोग 10 मेडुला, गैस ओनली और डिसेंडिंग कॉलोन, जो हम लोग गॉल वाले पॉइंट पर डिसेंडिंग के लिए देते हैं। अगर किसी को लूज मोशन लग रहा हो तो दोनों पैरों को एक साथ जोड़कर हम लोग डिसेंडिंग गॉल वाले पॉइंट पे दबाते हैं एक साथ, जिससे कि जो डिसेंडिंग कॉलोन वाला भाग है उस वाले भाग का दर्द निकल जाए। तो उसको भी नहीं देना है, क्योंकि जिनको कड़क मोशन होता है, जो पानी कम पीते हैं, उनको सख्त कब्जी होती है, उनको हम लोग 10 मेडुला, 6 गैसाई ओ सॉरी गैस ओनली और डिसेंडिंग कॉलोन वाले पॉइंट को नहीं देते हैं। इनको हम लोग राउंड नॉर्मल दे सकते हैं। राउंड नॉर्मल देंगे तो इससे लाभ होगा, लेफ्ट साइड फार्मूला देंगे, इससे लाभ होगा। अगर उनको अगर उनको यूडीएफ की समस्या है, ऐसे पेशेंटों को जिनको कब्ज की समस्या है, बाबासीर, बगंदर, फीसर, ऐसी समस्या है, और उनको साथ में यूडीएफ की समस्या भी है, तो अगर यूडीएफ ट्रीटमेंट में हमें 10 मेडुला, 6 गैस ओनली देना पड़े, तो उस जगह पर हमें साथ में 6 गैसाई भी जरूर देना चाहिए, है ना। अगर देना पड़े तो कोशिश कीजिए पहले उसको कम करने के लिए, जैसे लेफ्ट साइड फार्मूला, राउंड नॉर्मल देकर उनके मोशन को क्लियर करे, और पेशेंट को कहे कि पानी पिए, क्योंकि पेशेंट पानी नहीं पीता है, कम पानी पीता है, जिसके वजह से उसका शारीरिक एसिडिक है। म्यूकस जीरो को, लीवर जीरो को चेक करके अगर लीवर जीरो में दर्द है तो उनको एसिड ट्रीटमेंट भी दे साथ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बम्बू स्पाइन। बम्बू स्पाइन, बम्बू स्पाइन इस पर, यानी कि बम्बू स्पाइन में क्या होता है, हड्डियां बढ़ जाती हैं। बम्बू स्पाइन में क्या कहा जाता है कि हड्डियां बढ़ गई है, कैल्शियम की जमावट। सर एक क्वेश्चन पूछना सर, तो भगंदर से संबंधित है। हाँ, बाद में पूछिएगा, मैं अभी बता दूं आपको, जो भी पूछना नोट कर लीजिए, मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को ना। हाँ, जो भी आपका क्वेश्चन आता है लिखते रहिए। बम्बू स्पाइन और इस पर, यानी कि इसमें क्या होता है, कैल्शियम की जमावट हो जाती है, कैल्शियम की जमावट हो जाती है। मगर एक चीज और भी है, बम्बू स्पाइन में क्या होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा हो जाता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा हो जाता है, उसके ऊपर कैल्शियम की परत जम जाती है, तो डॉक्टर उसे ऑपरेशन करके निकाल देता है। मगर न्यूरोथेरेपी में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। उसमें क्या करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है एसिड ट्रीटमेंट देना आता है। और बम्बू स्पाइन में क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की समस्या है। बम्बू स्पाइन क्या है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की समस्या है। इसमें आरए भी हो सकता है, कई लोगों को आरए हो जाता है, यानी कि रोमेटाइड ऑर्थोराइटिस की समस्या हो जाती है, जिसमें लीवर जीरो और म्यूकस जीरो दोनों में दर्द होता है। तो अगर किसी को ऐसी समस्या है जिनकी हड्डियां बढ़ रही है, तो एसिड पॉइंट, म्यूकस जीरो पॉइंट चेक करने के बाद ही फार्मूला अपनाए। और इसमें खास तौर से थायराइड और थायराइड पी, थायराइड और थायराइड पी को नहीं देना, क्योंकि थायराइड और थायराइड पी जो है कैल्सिटोनिन को बढ़ाता है, कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है। तो थायराइड पी ऑस्टियोब्लास्ट तथा थायराइड कैल्शियम द्वारा जो हड्डियों में कैल्शियम हो उसको रक्त में डालेगा, वो हड्डियों में बढ़ा देगा, कैल्शियम को बढ़ाएगा, सॉरी, हड्डियों में कैल्शियम को बढ़ाएगा, इसलिए थायराइड पी और थायराइड नहीं देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया बम्बू स्पाइन, जिसमें हमें मेन थायराइड पी और थायराइड नहीं देना, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैल्सिटोनिन को बढ़ाता है, कैल्शियम को बढ़ाने का काम करते हैं, तो इसलिए इसे नहीं देना। क्योंकि थायराइड पी जो है ऑस्टियोब्लास्ट तथा थायराइड
कैल्सिटोनिन द्वारा हड्डियों में कैल्शियम को बढ़ाएगा तो बीमारी बढ़ेगी, इसलिए हम लोग इन दोनों को नहीं देते हैं। अब आते हैं लो बीपी। लो बीपी का कारण आप लोग जानते हैं। लो बीपी का कारण क्या होता है? कम पानी पीना, हीमोग्लोबिन कम होना, कॉन्स्टिपेशन होना, है ना, या कोई दुर्घटना के कारण खून की कमी हो जाना। तो ऐसे पेशेंटों को हम लोग कुंडली ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, गैस आई नहीं देते हैं, 30 मेडुला नहीं देते हैं। क्या क्या नहीं देते हैं? गैस आई नहीं देते हैं, 30 मेडुला नहीं देते हैं। मगर अगर किसी को गैस आई देना भी पड़े तो 9 गैस आई देंगे। क्या देंगे? 9 गैस आई देंगे। और अगर लो बीपी लंबे समय से है, अगर उसको लो बीपी लंबे समय से है तो 2 पैरा देकर हम लोग उस लो बीपी को ठीक कर सकते हैं। अगर पेशेंट को यूडीएफ ट्रीटमेंट और एसिड ट्रीटमेंट और 2 एडीआर इत्यादि देने से लाभ होगा, है ना। क्या होगा? अगर ऐसा कोई पेशेंट है, उसको जब हम लोग लो बीपी वाले पेशेंट को यूडीएफ ट्रीटमेंट देंगे, अगर दर्द के अनुसार, जैसे कि उसके लीवर जीरो में दर्द हो और गैस के पॉइंट में दर्द हो, तो हम लोग उसका यूडीएफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर म्यूकस जीरो में दर्द है तो वहाँ पर हम लोग एसिड ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करेंगे और फास्ट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर यूडीएफ भी आता हो साथ में तो वहाँ जीवन धारा का इस्तेमाल करेंगे। और लो बीपी के लिए जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर लो बीपी लंबे समय से है तो 2 एडीआर देना है। ये क्या करेगा? सोडियम भाई नमक को रोकने का काम करेगा, किडनी द्वारा नमक को रोकेगा और जिससे बीपी, पानी को, नमक को रोकेगा, जिससे बीपी बढ़ेगा। इसके अलावा 2 पैरा सो बेसोप्रेशन, जो बेसोप्रेशन ट्रीटमेंट है, 2 पैरा देने से बेसोप्रेशन ट्रीटमेंट, उससे हमारी बीपी बढ़ेगी। ठीक है। अगर किसी को कोई दुर्घटना के कारण या महिलाओं में जैसे अधिक पीरियड होने के कारण, पीरियड के दौरान अधिक ब्लीडिंग निकल जाने के कारण लो बीपी हो जाए, या कोई एक्सीडेंट के कारण अधिक ब्लीडिंग निकल जाए शरीर में से, तो अगर लो बीपी हो जाए तो वहां पर हम लोग 2 पैरा नहीं देते हैं, 2 एडीआर नहीं देते हैं। उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं? एंजियोटेंसिन नंबर 2 देते हैं। एंजियोटेंसिन नंबर 2 फार्मूला आप लोग सभी जानते हैं, है ना, उसको देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हाई बीपी के बारे में। हाई बीपी में हम लोग पिट नहीं देंगे, म्यूकस जीरो नहीं देंगे, स्वेट नहीं देंगे, लंग्स प्लस शोल्डर नहीं देंगे, 20 मेडुला नहीं देंगे, 2 एडीआर नहीं देंगे और 6 एडीआर नहीं देंगे। यानी कि किडनी के जो पॉइंट है, स्वेट हो गया, एडीआर हो गया, इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे हाई बीपी के पेशेंट को। पिट नहीं देंगे, क्योंकि पिट का जो नेचर है वह एल्कलाइन को बढ़ाने का है। म्यूकस का नेचर जो है, जब हम म्यूकस देते हैं तो वो हमारे लेफ्ट किडनी को करता है, लेफ्ट किडनी से एसिड को निकालता है और म्यूकस को बढ़ाता है। तो लंग्स प्लस शोल्डर भी हमारे शरीर में एल्कलाइन को बढ़ाता है। 20 मेडुला डोपामाइन ये भी नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि ये सारे के सारे बीपी को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इसमें क्या है? उल्टा किडनी क्लियर देंगे, एल्कलाइन ट्रीटमेंट दे सकते हैं, 30 मेडुला दे सकते हैं। जिनको हाई बीपी की समस्या है उनको हम लोग 30 मेडुला दे सकते हैं। और साथ में कॉल ट्रीटमेंट से भी उनको लाभ होगा। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कर्क रोग यानी कि कैंसर। अगर आपके पास कोई कैंसर का पेशेंट आता है तो उसमें हम लोग क्या क्या नहीं देते हैं? लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, WD। क्यों? लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बनाता है, उसी तरह WD भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बनाता है, टेस्टोस्टेरोन को बनाता है, तो उसको भी नहीं देंगे। 10 मेडुला जो है, 10 मेडुला हमारे पेनक्रियास को उकसाएगा और वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, इसलिए नहीं देंगे। पिट नहीं देंगे क्योंकि पिट का नेचर है ग्लूकोज को बढ़ाना, ठीक है, इसलिए उसको भी नहीं देंगे। 4 एडीआर नहीं देंगे क्योंकि 4 एडीआर से भी ग्लूकोज बढ़ता है, तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। 6 एडीआर देने, 6 भी एडीआर नहीं देंगे क्योंकि इससे भी ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, इसको भी नहीं देंगे। 4 पेन नहीं देंगे क्योंकि ये भी ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है। और स्प्लीन भी नहीं देंगे, स्प्लीन भी नहीं देंगे।
किसमें नहीं देंगे? कैंसर में। क्या क्या नहीं देंगे? दोबारा सुन लीजिए एक बार। लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, WD, 10 पेन और 10 मेडुला, पिट, 4 ADR, 6 ADR, 4 पेन, स्प्लीन, इसको नहीं देंगे। 10 पेन भी सर? हाँ जी, इसमें हम लोग 2 पेन का इस्तेमाल करेंगे कैंसर के पेशेंट को। जिस ऑर्गन में कैंसर होगा उस ऑर्गन को हम लोग स्टूलेट नहीं करेंगे। जिस ऑर्गन में कैंसर होगा उस पॉइंट को नहीं देंगे, उस ऑर्गन के पॉइंट को नहीं देंगे। अगर किसी के लीवर में कैंसर है तो उसको लीवर का पॉइंट नहीं देंगे। अगर किसी को पेनक्रियाज में कैंसर है तो उसको पेनक्रियाज का पॉइंट नहीं देंगे। उसी तरह से, ठीक है ना, अगर किसी को लंग्स में प्रॉब्लम है तो लंग्स का नहीं देंगे। तो इसमें क्या दे सकते हैं हम लोग? इसमें क्या दे सकते हैं? 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट। मगर 2 पेन देते समय ध्यान रखना है 6 सेकेंड का ही महत्वपूर्ण रोल है। 6 सेकेंड की बढ़नी नहीं चाहिए। अगर वो बढ़ गया तो डबल हो जाएगा, डबल हो गया तो ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा, और ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो कैंसर और हाइपर हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ना चाहिए। तो उनको क्या करना है? 2 पेन जो देना है वो बड़े सावधानी से देना है। ठीक है। ठीक उसी तरह गैस ओनली देना है। 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देना है। इससे उनको लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्दी, नाक बहना, नाक का बहना, कोल्ड है ना, कोल्ड हो जाना, यानी सर्दी जुकाम हो जाता है लोगों को। ठीक है, ऐसे पेशेंटों को हम लोग म्यूकस नहीं देते हैं, 6 ADR नहीं देते हैं और स्प्लीन नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि ऐसे में इनकी इम्यूनिटी जो है डाउन हो जाती है। इस इम्यूनिटी जो है डाउन हो जाती है, तो इसीलिए उनको हम लोग, जिनको सर्दी जुकाम होता है, जिनकी नाक बहती है, उनको हम लोग म्यूकस नहीं देते और 6 ADR नहीं देते और स्प्लीन नहीं देते हैं। उसकी जगह पर क्या देते हैं? 4 डाउन एरो। जब हम 4 डाउन एरो देते हैं तो वो जगह पर तुरंत ही उनका सर्दी नाक बहना बंद हो जाता है। और उसके बाद 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट 1-1 घंटे के गैप में दीजिए। उससे उनको बहुत लाभ मिलेगा। अगर फीवर भी आ रहा हो तो फीवर भी ठीक हो जाएगा। कब्ज के बारे में जैसे हमने पहले भी बात करी कि जैसे कब्ज जो है, जैसे काय के लिए हुआ कब्ज क्योंकि पानी कम पीने की वजह से और शरीर में उनके एसिड की मात्रा अधिक बढ़ने के कारण कब्ज हो गया है। तो लंबे समय तक कब्ज रहने के कारण ही, जिनके लंबे समय तक कब्ज होता है, उन्हीं को बवासीर, बगंदर, फीसर इत्यादि जैसी बीमारियां होती है। कब्ज क्या है? कब्ज रोगों की जननी है। ध्यान से सुनना। और कब्ज जो है बीमारियों की जननी है। जननी अर्थात माँ है। कब्ज को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। सोचते हैं चलो भाई गोली खा लो, दवाई खा लो, ये खा लो, 2 दिन पानी पी लेते हैं ठीक हो जाएगा, उसको इग्नोर करके चलते हैं। कब्ज तो सबको होता रहता है, उसको कोई वैल्यू नहीं देते। वही कब्ज आगे चलकर बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बनता है। तो कब्ज के शिकायत वालों को गैस ओनली नहीं देना चाहिए, डिसेंडिंग कॉलोन वाले भाग को नहीं उकसाना चाहिए, और 10 मेडुला नहीं देना चाहिए, है ना। उसको खोलने के लिए जैसे आप लोग जानते हैं, कब्ज को खोलने के लिए राउंड नॉर्मल हो गया, और उसके बाद लेफ्ट साइड फार्मूला हो गया, 2S45 देकर हम उनके कब्ज को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरह अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं दस्त को लेकर। दस्त में आप लोग जानते हैं दस्त का नेचर क्या है? अल्कलाइन नेचर है। यानी कि जो हमारी बड़ी आंत में मूवमेंट कम हो गई है, वो मूवमेंट अधिक हो गई है, जिसके कारण से क्या हो रहा है? जो टाइमिंग है वो टाइमिंग गड़बड़ हो गई है। जो पानी का एब्जॉर्बेशन शरीर में होना चाहिए था वह एब्जॉर्बेशन नहीं हो रहा है। वह बड़ी आंत के द्वारा सीधे के सीधा डिसेंडिंग कॉलम से होते हुए रेक्टम तक पहुंच जा रहा है, और उसकी जो मूवमेंट है वह बहुत तेज हो गई है, जिसके कारण लूज मोशन हो रहा है। और शरीर का पानी, क्योंकि शरीर में पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, जो भी पानी शरीर का है वो भी बाहर निकल जा रहा है। तो ऐसे पेशेंटों को हम लोग गैस आई नहीं देते हैं और कॉन्स्टिपेशन वाला पॉइंट नहीं देते हैं। क्या नहीं देते? कॉन्स्टिपेशन वाला पॉइंट नहीं देते हैं, गैस आई नहीं देते हैं। ऐसे पेशेंटों को हम लोग गैस ओनली दे सकते हैं, क्योंकि गैस ओनली से
एसिड बढ़ेगा और लूज मोशन रुक सकता है। ऐसे लोगों ऐसे पेशेंटों को उल्टा नॉर्मल दे सकते हैं। इसका फार्मूला लिख लीजिए, लूज मोशन का फार्मूला लिखना चाहता है कोई तो लिख लीजिए। अगर किसी को 2 से 3 बार लूज मोशन हुआ है, अगर उसको हमें रोकना है तो 30 मेडुला, 6 स्वाइट, 6 एडीआर और लेफ्ट उल्टा नॉर्मल, माइल्ड उल्टा नॉर्मल, इसे देंगे तो उससे उनका लूज मोशन रुक जाएगा। अगर किसी को 3 से 4 बार हो चुका है तो उनको इसी फार्मूले को कैसे देंगे, 30 मेडुला, 6 स्वाइट, 6 एडीआर, 6 स्वाइट, 6 एडीआर, है ना, इसको देंगे और उल्टा नॉर्मल देंगे। ठीक उसी तरह से अगर किसी का सर अभी जो आप कॉन्स्टिपेशन बताया कि राउंड नॉर्मल, एलएसटीएफ और दूसरा क्या बोले सर? कॉन्स्टिपेशन के लिए जी सर। कॉन्स्टिपेशन में गैस ओनली और 10 मेडुला और डिसेंडिंग कॉलन वाले भाग को नहीं उकसाएंगे। स्प्लीन को? स्प्लीन नहीं, डिसेंडिंग कॉलन। जी सर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लूज मोशन में। लूज मोशन में गैस आई और कॉन्स्टिपेशन नहीं देंगे। नहीं सर, राउंड नॉर्मल और लेफ्ट साइड देंगे। और क्या देंगे सर कॉन्स्टिपेशन के लिए? 2S45 और एसिड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर एसिड ट्रीटमेंट दे सकते हैं उनको, फिर ये हेबरिंग दे सकते हैं उन्हें, है ना। और पेशेंट को कहना है नारियल पानी पिए और खूब पानी पिए, है ना। हल्का खाना खाए, ठीक है। तो दस्त वालों के लिए ये है। और तीसरा है जिनको 5 से 6 बार हो चुका है या 7 बार हो चुका है, उन लोगों को 30 मेडुला, 6 स्वाइट, 6 एडीआर, 6 स्वाइट, 6 एडीआर, 6 स्वाइट और 6 एडीआर, उसके बाद उल्टा नॉर्मल देकर हम उनके लूज मोशन को ठीक कर सकते हैं। अगर किसी का मोशन गिल्ला गिल्ला गोबर की तरह आता है तो उसको 6 गैस ओनली देने से ही उसका मोशन कड़क हो जाएगा और वो केले की तरह मोशन आने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिट एनी मिर्गी, मिर्गी के पॉइंट में जैसे फिट और पिट यानी कि पिट पॉइंट यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पॉइंट को नहीं उकसाएंगे और साथ में पेनक्रियाज को नहीं उकसाएंगे, क्योंकि फिट में क्या होता है, अल्कलाइन नेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण से पेन पॉइंट जो है हमारा अल्कलाइन को बढ़ा सकता है और पिट जो है वो अल्कलाइन को बढ़ाता है, जिसके कारण से। और फिट में पिट नहीं देते हैं। यह बीमारी अल्कलाइन को बढ़ने से आती है। पेन और पिट दोनों अल्कलाइन बढ़ाते हैं, सो नहीं देना है। लेकिन हैपरिंग फार्मूला में पेन क्रियाज वाला जो 8 पेन वाला जो पॉइंट है उसे दे सकते हैं। याद रहे, फिट और पिट नहीं देना है, फिट में पिट नहीं देना है ना। उनमें हम लोग एम हैपरिंग दे सकते हैं, यानी कि फिट पॉइंट में क्या दे सकते हैं, 12 मेडुला और एम हैपरिंग ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ आशा करूंगा यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। अब उसके बाद डायबिटीज एक नॉर्मल बीमारी है आज के समय में। आपके पास जब अगर 10 पेशेंट आएंगे, 10 में से 8 के पास डायबिटीज बीमारी लेके आएगा, 7 और 8 के पास बीमारी होगी डायबिटीज की, है ना। तो जिसको डायबिटीज हो गया, जिस व्यक्ति को डायबिटीज हो गया, उसको किडनी की बीमारी और हार्ट की बीमारी, हाई बीपी की बीमारी फ्री मिलेगी। और अगर किसी को हाई बीपी की गोली खाने की आदत हो गई तो उसको डायबिटीज और किडनी की बीमारी फ्री में मिलेगी। और अगर किसी का किडनी की बीमारी हो गई तो जो किडनी की दवाई खाएगा उसको डायबिटीज और हार्ट की बीमारी गिफ्ट में मिलेगी।
है ना। तो हमने हाई बीपी के बारे में बात करी, हाई बीपी के बारे में बात करा हमने। अब हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज डायबिटीज ये भी एक ऑटो इम्यून बीमारी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बीमारी है। इसमें हमारी इम्यूनिटी हाइपर हो जाती है ना। इसमें भी हमारी इम्यून डिसऑर्डर में इसमें हमारी इम्यूनिटी हाइपर हो जाती है। डायबिटीज कई प्रकार के डायबिटीज होते हैं, कई तरह के डायबिटीज होते हैं, मगर डायबिटीज डायबिटीज है। हमें ये समझना है कि ये डायबिटीज क्यों हुआ। शुगर होना एक अलग बात है, डायबिटीज होना एक अलग बात है। जब शुगर हुआ तो परहेज करना है कि कंट्रोल में करना है। आपका जो शुगर लेवल है वहाँ बढ़ रहा है, खतरे के निशान पर आ चुका है। जब वह खतरे का निशान पार कर जाता है और लंबे समय तक शरीर के अंदर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, लंबे समय तक रहता है, तो हमारे ऑर्गन को डिस्टर्ब करता है। तब वो डिस्टर्ब होने के कारण हमारा ऑर्गन इफेक्ट होने लग जाते हैं, तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में परिवर्तन होने लग जाते हैं, है ना। तब वो डायबिटीज का रूप धारण कर लेते हैं। तो डायबिटीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें हम लोग थायमस नहीं देंगे, थायमस चेस्ट नहीं देंगे, स्प्लीन नहीं देंगे, लिम्फ नोड आरएमपिट नहीं देंगे, टोन पी नहीं देंगे, टोन टी नहीं देंगे, पिट नहीं देंगे, 4 एडीआर नहीं देंगे, 6 एडीआर नहीं देंगे, और 4 पेन नहीं देंगे, और साथ में 10 मेडुला भी नहीं देंगे, 10 मेडुला भी नहीं देंगे। लेफ्ट साइड भी नहीं देंगे सर? नहीं, डायबिटीज के पेशेंटों को कोई भी लेफ्ट साइड पे नहीं, मेडुला भी लेफ्ट साइड में नहीं देते, ठीक है ना। तो डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं, वहाँ डायबिटीज के पेशेंट अलग अलग कारणों से डायबिटीज होता है, अलग अलग नेचर के कारण डायबिटीज होता है। टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज, मेलिटस डायबिटीज, इंसिपीडिया डायबिटीज, ऐसे करके बहुत सारे डायबिटीज होते हैं। लीवर की वजह से डायबिटीज होता है, रिसेप्टर की वजह से डायबिटीज होता है ना। पेनक्रियाज की वजह से डायबिटीज होता है, फिर बीटा सेल्स की कमी के कारण डायबिटीज होता है, इंसुलिन अधिक बनने के कारण भी डायबिटीज होता है ना। डायबिटीज के कई कारण हो सकते हैं। लंबे समय से पेट खराब होने के कारण भी डायबिटीज होता है, डिप्रेशन के कारण भी डायबिटीज हो सकता है, दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी डायबिटीज हो सकता है। तो डायबिटीज के कई कारण हो सकते हैं। कारणों को समझकर हमें ट्रीटमेंट अप्लाई करना है, ठीक है। अब आते हैं हृदय की बीमारी। अभी हम लोगों ने बात किया था हाई बीपी के बारे में। हाई बीपी एक अलग चीज है, लो बीपी एक अलग चीज है, और हृदय की बीमारी एक अलग चीज है ना। हृदय की बीमारी में हम लोग 10 मेडुला नहीं देते हैं, क्योंकि ये हमारे पल्स रेट को घटा देता है। यहां ध्यान देना मैंने क्या बोल रहा हूं। 10 मेडुला जो है, 10 मेडुला हमारे जो पल्स होती, जो हमारे हम यहाँ पर चेक करते हैं, जो 1 मिनट में 72 बार धड़कनी चाहिए, 72 से 80 बार धड़कनी चाहिए, वहां क्या होता है, कम हो जाता है। अगर 60 से नीचे आ जाए, 60 से नीचे आ जाए तो खतरनाक साबित हो सकती है, खतरनाक साबित हो सकता है, हार्ट के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और अगर 90 से ऊपर चले जाए तो उस जगह पर हमें समझ जाना चाहिए। अगर 90 से ऊपर चला जाए तो उस जगह पे हम लोग 10 मेडुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अगर 60, 65 यानी कि 70 से नीचे 60 चला जाए तो उस जगह पे हमें 10 मेडुला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना। यानी कि पल्स रेट घट जाए, पल्स रेट घट जाए तो 10 मेडुला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद 20 मेडुला डोपामाइन, 20 मेडुला जो है डोपामाइन बनाता है, इसको भी नहीं देंगे। 30 मेडुला जो है, 30 मेडुला ये भी हमारे, इसको भी नहीं देंगे। लंग्स प्लस शोल्डर, इसको भी नहीं देंगे। स्वेट को भी नहीं देंगे, खटका भी नहीं देंगे। और लवलिन, थाइमस और 4 थायराइड, इसको भी नहीं देंगे, इसको भी हम लोग नहीं देंगे। दोबारा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये हृदय की बीमारी से जुड़ा हुआ है, इसे ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। 10 मेडुला, 20 मेडुला, 30 मेडुला, लंग्स प्लस शोल्डर, स्वेट, खटका, लवलिन, थाइमस और 4 थायराइड, इनका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। और जैसे बहुत सारे हैपरिंग है हमारे पास, जे हैपरिंग है। सर अगर उनको थायराइड भी हुआ हो तो क्या करेंगे सर हार्ट पेशेंट को?
ये नहीं देना है। थायराइड भी हुआ है तो थायराइड का इस्तेमाल तो हम करेंगे ही नहीं ना, उसके जी लिए सर। अलग पॉइंट, अलग चीजें हैं, उसके लिए अलग बात करेंगे हम, क्या देना है नहीं देना है उसके बारे में अलग बात करेंगे। मगर अभी हमें ये जानना है कि हार्ट के पेशेंट को हमें क्या नहीं देना है। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो ये महत्व रखता है, थायराइड महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि उसका हार्ट फेल ना हो जाए, हमारे द्वारा दिए गए किसी भी पॉइंट से उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए 10 मेडुला, 20 मेडुला, 30 मेडुला, लक्स प्लस शोल्डर, स्वाइट, खटका, लवलिन, थाइमस और थायराइड नहीं देना है। ठीक है। इन्फेक्शन की बीमारी में, इन्फेक्शन की बीमारी जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर किसी को इन्फेक्शन की बीमारी है, इन्फेक्शन की बीमारी में हमें ना 30 मेडुला देना चाहिए और ना ही 6 एडीआर देना चाहिए, ना ही 30 मेडुला देना चाहिए और ना ही 6 एडीआर देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि क्योंकि इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन में हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है शरीर के अंदर की, यानी कि हमारा जो थाइमस ग्लैंड है वो हाइपो हो जाता है और हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हाइपर हो जाता है। तो एड्रिनल ग्लैंड को और उकसाएंगे तो वो थाइमस ग्लैंड को और दबाएगा, थाइमस ग्लैंड को और दबाएगा। उसी तरह जब हम 30 मेडुला देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम भी है थाइमस ग्लैंड को दबाने का, प्रेस करने का काम है। तो इसलिए हम लोग जिनको इन्फेक्शन की बीमारी होती है उनको हम लोग 30 मेडुला 6 सीडीआर नहीं देते हैं, उसके जगह पर हम लोग वायरल ट्रीटमेंट देते हैं, थाइमस चेस्ट देते हैं, आर्मपिट देते हैं, 1 पॉइंट लीवर देते हैं, है ना। तो ये सारे ट्रीटमेंट देकर हम लोग इन्फेक्शन को ठीक करते हैं। सर सर ये बताइए क्या? सर फार्मूला बताइए। अच्छा, इन्फेक्शन की बीमारी में 30 मेडुला 6 एडीआर नहीं देना, इसमें देना है वायरल ट्रीटमेंट, थाइमस को उकसाना है, थाइमस चेस्ट देना है, आर्मपिट दे सकते हैं, लिम्फ नोड दे सकते हैं, स्प्लीन दे सकते हैं, लीवर दे सकते हैं, ठीक है, टॉन टी दे सकते हैं, टॉन टी दे सकते हैं, ठीक है, और 1 पॉइंट लीवर दे सकते हैं। अभी हम लोगों ने डायबिटीज के दौरान हम लोगों ने बात करा कि जिसको डायबिटीज होता है उसको हार्ट की बीमारी, बीपी की बीमारी और किडनी की बीमारी ये फ्री में मिलती है। तो किडनी की बीमारी के लिए, किडनी की समस्या के लिए, अगर किसी को किडनी की समस्या हो जाती है तो अधिकांश यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हो जाता है, अधिकांश लोगों को ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में परिवर्तन हो जाता है, इसमें थाइमस हाइपर होने लगता है। तो ऐसे पेशेंटों को भी जिनको किडनी फेलियर की समस्या, किडनी की समस्या हो जाती है, तो उनको हम लोग थाइमस नहीं देते हैं, थाइमस चेस्ट नहीं देते हैं, स्प्लीन नहीं देते हैं, लिम्फ नोड नहीं देते हैं, आर्मपिट नहीं देते हैं, टॉन पी, टॉन टी और स्प्लीन नहीं देते हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बीमारी में ये सारी चीजें नहीं दी जाती। ठीक है, इसीलिए हम लोग किडनी की बीमारी में भी इसका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि थाइमस जो है वो हाइपर हो जाता है, ऑटो इम्यून हो जाता है। ऐसे पेशेंटों को हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर मार लगी है तो उस जगह पर, अगर किसी को मार लगा है और किडनी का पेशेंट है, चोट लग गया है, तो अगर हमें इंजरी ट्रीटमेंट देना भी पड़ा तो 8 चेस्ट 20 राउंड एरो देंगे। ठीक है, 2 पेन 6 एडीआर, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट, 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट, 6 एडीआर इंटू 3 ट्रीटमेंट, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट, पी हैबरिंग इत्यादि ही देना है ऐसे पेशेंटों को। ठीक है, जिनको लीवर फेलियर हो गया है उनको हम लोग एडीआर नहीं देते हैं, जिनका लीवर फेल हो जाता है उनको हम लोग एडीआर नहीं देते हैं, ओ सॉरी किडनी फेल हो जाता है उनको हम लोग एडीआर नहीं देते हैं। तो जिनको किडनी की समस्या है, किडनी की बीमारी है, उनको हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं देते हैं। 2 पेन देते हैं, 6 एडीआर देते हैं, 1 पॉइंट लीवर देते हैं, इंटू 6 ट्रीटमेंट देते हैं, पी हैबरिंग देते हैं। ठीक है, उनको हम लोग किडनी क्लियर भी नहीं देते हैं, उनको हम लोग
किडनी क्लियर भी नहीं देते हैं, ये भी ध्यान रहे कि किडनी की बीमारी वालों को किडनी क्लियर नहीं देते हैं, है ना। जिनको नॉर्मल एसिड अल्कलाइन अनबैलेंस हो रखा है, अगर एसिड अल्कलाइन अनबैलेंस हो रखा है, कम ज़्यादा फिल्टर कर रहे हैं, तो उस जगह पर हम लोग किडनी के कार्यों को, क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। मगर किडनी को सुधारना हो, किडनी को सुधारना हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो चुका है, यानी कि इन्फ्लामेशन बढ़ चुका है, इन्फ्लामेशन में परिवर्तन हो चुका है, तो 2 पेन 6 एडीआर 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट और पी हैवरिंग इत्यादि देकर उससे लाभ लिया जा सकता है। सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया के बारे में जानते हैं। ये सेप्टिसीमिया भी और इम्यूनिटी को कमी के कारण रक्त में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। इस बीमारी में इम्यूनिटी की कमी के कारण रक्त में बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में हम 6 एडीआर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जहाँ पर इन्फेक्शन होता है या जहाँ पर इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो वहाँ पर हमारा थाइमस ग्लैंड जो है कम काम करने लग जाता है, जिसके वजह से उससे पेशेंटों को हम लोग एडीआर नहीं देते हैं। एडीआर द्वारा और 30 मेडुला द्वारा हम थाइमस ग्लैंड को प्रेस करते हैं और कम काम करते हैं, हाइपो करने का काम करता है। तो इसलिए ऐसे सेप्टिसीमिया के पेशेंटों को भी हम लोग एडीआर नहीं देते हैं। और ऐसे पेशेंटों को पिट्स अगर फिट आते हो, अगर उनको ऑटो इम्यून की समस्या है, तो ऐसे पेशेंटों को अगर गलती से भी हमने 6 एडीआर दे दिया या दे दिया, तो उनको फिट आएगा, यानी कि फिट्स यानी कि दौरा आएगा। तो ऐसे पेशेंटों को कभी भी एडीआर नहीं देना, ठीक है। उसको फिट्स आ सकता है, किसको? सेप्टिसीमिया वालों को। तो ध्यान रहे, जिसको भी सेप्टिसीमिया हो उसको 30 मेडुला 6 एडीआर नहीं देना है, उसको देना है थाइमस पॉइंट दे सकते हैं, थाइमस चेस्ट दे सकते हैं, वायरल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, है ना। वायरल ट्रीटमेंट में 5 लिप आता है, 3 स्प्लीन आता है, 7 लीवर आता है, 8 चेस्ट आता है, 8 चेस्ट आता है ना, 12 आरएमपिट आता है, और लिम्फ नोट आता है, ठीक है, 12 लिम्फ नोट आता है। तो इनको देकर हमको इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। तो सेप्टिसीमिया वालों को एडीआर नहीं देना, देने से क्या होगा, ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट सेप्टिसीमिया का पीड़ित है तो उसको हम लोग एडीआर नहीं देंगे। गलती से भी अगर 30 मेडुला 6 एडीआर दे दिया तो वहाँ पर उसको फिट्स आ जाएगा। सिजोफ्रेनिया, जैसे सिजोफ्रेनिया के पेशेंटों को हम लोग पेन पॉइंट नहीं देते। सिजोफ्रेनिया के पेशेंटों को पेन पॉइंट नहीं देते हैं। अगर सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को अगर पेन पॉइंट दिया तो उनके कान में आवाज़ सुनाई देने लगेगा, उनको आवाज़ सुनाई देने लगेगी, घंटी की आवाज़ एवं अन्य आवाज़ें सुनाई देने लगेगी। सो नॉर्मल ट्रीटमेंट में पेन पॉइंट देते हैं। अगर उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट में देना पड़े तो पेन पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन हैपरिंग ट्रीटमेंट में पेन पॉइंट दे सकते हैं। ओ सॉरी, हाँ, नॉर्मल ट्रीटमेंट में नहीं देना है। अजय, जैसे अजय में आता है ना, अजय में आता है उसमें नहीं देना है। नॉर्मल अजय नॉर्मल में आता है उसमें पेन पॉइंट नहीं देना, मगर हैपरिंग में दे सकते हैं, हैपरिंग ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। नॉर्मल अजय नॉर्मल में नहीं देना पेन पॉइंट को, तो उससे उनको समस्या खड़ी हो सकती है, कान में घंटी की आवाज़ सुनाई दे सकती है एवं अन्य आवाज़ें सुनाई दे सकती है। तो ऐसे पेशेंटों को नहीं देंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं घाव के बारे में। घाव, जो घाव होता है, जख्म, अगर कहीं भी घाव लग गया, चोट लग गई, चोट में अगर खून बह रहा है, चोट में अगर खून बह रहा है, तो वैसे चोट वालों को कभी भी हैपरिंग ट्रीटमेंट नहीं देंगे। जिसको भी जख्म होगा, कहीं भी घाव होगा, घाव वालों को हम लोग हैपरिंग ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो वहाँ क्या देंगे, घाव को सुखाने के लिए थाइमस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। थाइमस जल्दी से घाव को भर देगा, जख्म को भरने का काम कर देगा, ठीक है। औरतों को ट्रीटमेंट देते समय कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे पीरियड के दौरान पीरियड के 4 दिन या 5 दिन तक उनको ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर अत्यधिक स्राव हो,
या बहुत ही कम स्राव हो, तो मेंशन में दर्द हो, तो उसे कम करने के लिए उचित उपचार देना है। स्राव ज़्यादा हो तो हेपरिंग ट्रीटमेंट नहीं देना, क्योंकि हेपरिंग रक्त को जमने नहीं देगा और स्राव को अधिक बढ़ा देगा। तो वहाँ क्या देते हैं हम लोग, अगर किसी महिला को पीरियड के दौरान अगर दर्द हो रहा है तो हम लोग क्या देते हैं, 30 मेडुला देते हैं, हेपरिंग ट्रीटमेंट नहीं देना है। मेडुला इंटू 3 ट्रीटमेंट, दिन में 3 बार देते हैं। इससे उनका कमर का दर्द, पेट के नीचे का दर्द, पीरियड की कोई समस्या अगर दिक्कत हो रही है तो उस समस्या का ठीक किया जा सकता है। अगर अधिक ब्लीडिंग हो रही है, अधिक ब्लीडिंग का कारण अलग होता है उसको, ठीक है, या ब्लीडिंग के दौरान थक्के आते हो रक्त के, वह समस्या अलग होती है। अधिक ब्लीडिंग का कारण है कैल्शियम की कमी, अधिक ब्लीडिंग का कारण है कैल्शियम की कमी, ठीक है। और अगर थक्के आ रहे हैं तो इसका मतलब है इनको क्लोटिंग की समस्या है। इस क्लोटिंग की समस्या को ठीक करने के लिए जब पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद इनको लगातार हेपरिंग ट्रीटमेंट देने से अगले ही मेंशन में इनकी यह समस्या का समाधान हो जाता है, ठीक है। गर्भ अवस्था में, अगर गर्भ अवस्था है, पेशेंट कोई महिला गर्भवती है, तो उसको थाइमस नहीं देना है, थाइमस चेस्ट नहीं देना है, टॉन पी नहीं देना है। थाइमस या थाइमस नहीं देना क्योंकि उससे बच्चे को जोर जोर से लात मारने और हलचल करने लगता है, जो सूचित करता है कि उसको तकलीफ हो रही है। यानी कि गर्भवती महिला को अगर हम लोग थाइमस देंगे या थाइमस चेस्ट देंगे या आरएमपिट देंगे या टोन पी देंगे तो उससे बच्चा हाइपर हो जाता है, वो हाथ पैर चलाने लग जाता है माँ के गर्भ में। उससे हम महसूस कर सकते हैं कि बच्चे को कोई ना कोई तकलीफ हो रही है, जिसके कारण से हम लोग उस बच्चे को नहीं देते हैं। एवं साधारण कोई भी ऐसा उपचार नहीं देना जिससे बच्चे को तकलीफ हो। अगर बच्चे का सिर सही जगह पर ना हो तो उसे ठीक करने के लिए 1 पॉइंट लीवर 1 WD दे सकते हैं। क्या, बच्चा अगर घूम जाता है, उस बच्चे को ठीक करने के लिए 1 पॉइंट लीवर 1 WD दे सकते हैं। अगर माँ को हाई बीपी या हाइपोथायराइडिज्म, फोलिक एसिड की कमी या कोई भी जेनेटिक बीमारी हो तो उसे उपचार ट्रीटमेंट देकर ठीक करना है। सोचा जाता है कि टॉन पी एवं टॉन टी बाचपन के साथ में कुछ संबंध है, इसीलिए नहीं देते हैं, ठीक है। गर्भाशय का नीचे उतर जाना, यानी कि गर्भाशय का नीचे उतर जाना, यानी कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। यानी कि क्या होता है, जैसे पहले के ज़माने में डिलीवरी जब होती थी, डिलीवरी के बाद क्या होता था, बच्चादानी को मालिश करके ऊपर चढ़ा दिया जाता था। आजकल क्या होता है, लोगों के मालिश तो करवाते नहीं है, और फिर भी कई चीज़ें लापरवाही होती है, जैसे ठंड का परहेज नहीं करते हैं, ठीक है ना। ठंड का परहेज नहीं करना, बच्चादानी जब बच्चे डिलीवरी के बाद बच्चादानी फैला रह जाता है, बहुत दिनों तक टाइम लगता है उसको अपने पोजीशन में आने में, उसे टाइम लगता है, उस टाइम को देना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से जब ये चीज़ें नहीं दे पाते हैं, उनकी बच्चेदानी नीचे लटक जाती है, तो कई सारी महिलाओं में समस्याएं आने लग जाती हैं, जैसे सफ़ेद पानी का आना, है ना, पीरियड का अनबैलेंस होना, ऐसी पेट के नीचे दर्द होना, कमर के नीचे दर्द होना, घबराहट होना, खून की कमी हो जाना, डिप्रेशन होना, थकान होना, काम में मन ना लगना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। मगर न्यूरोथेरेपी एक चमत्कारी चिकित्सा पद्धति है, तो ये न्यूरोथेरेपी हमारे प्रोलैप्स को उठाना जानती है, अपने जगह पर पहुंचाना जानती है। आप सभी को मालूम है, पी पॉइंट देना आता है आप लोगों को। पी पॉइंट देते साथ हम लोग 6 WD देते हैं, पी पॉइंट 6 WD देकर हम लोग बच्चेदानी को ऊपर करते हैं। इसके अलावा राउंड नॉर्मल, राउंड एरो इत्यादि से लाभ होगा।
इसको टोनपी भी दे सकते हैं, लेकिन जिन औरतों को बच्चा पैदा करना है उनको टोनपी नहीं देना। यानी कि टोनपी उनको देना चाहिए जिनको बच्चे की जरूरत नहीं है, या उस पुरुष को देना चाहिए जिनको बच्चे की जरूरत नहीं है, तो टोनपी उनको दे सकते हैं। मगर न्यूरोथेरेपी में अभी टोनपी का इस्तेमाल करीबन बंद ही हो चुका है ना। तो टोनपी और टोनटी का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, ना के बराबर जिनको टोंसिल होता है उनको टोनटी दिया जाता है ना। तो इसी तरह से देख के सोच समझकर टोनटी और टोनपी का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रोमेटाइड ऑर्थोराइटिस की बीमारी, इन्फ्लेमेशन की बीमारी, ऐसी बीमारियों में हम लोग, यानी कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बीमारी है, इसमें क्या होता है हमारी इम्यूनिटी हाइपर हो जाती है। इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और हम बता चुके हैं। अब तक लास्ट हमने बताया कि गर्भाशय का नीचे उतर जाना, यानी कि प्रोलप्स ऑफ उटरस का, यानी कि टोन पी पॉइंट देना और 6WD देने से प्रोलप्स ऑफ यूट्रस का पोजीशन अपनी जगह पर चली जाती है, और राउंड नॉर्मल और राउंड एरो देने से भी इत्यादि से भी लाभ हो सकता है। तो ये छोटा सा सेशन है जिसमें मैंने ये बताया है कि क्या नहीं देना चाहिए, और बीच बीच में मैंने ये भी बताया कि क्या दे सकते हैं। तो क्या दे सकते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या नहीं देना है इसको आपको याद करना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं देना है। तो क्या नहीं देना है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी, और इस वीडियो को मैं डाल दूंगा, आप लोग दोबारा से सुन लेना, ठीक है। इसके अलावा इसको रिपीट करना है, बार बार पढ़ना है और बार बार याद करना है हमें, कि ये चीज़ हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाए कि किसी को भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की समस्या है, इन्फ्लामेशन की समस्या है, इन्फेक्शन की समस्या है, या इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की समस्या है, तो उसमें हम लोग कौन कौन से चीज़ें नहीं देना है हमें, है ना। अगर कोई कैंसर का पेशेंट आया है जिसको तो उसको क्या नहीं देना चाहिए। तो जब ये चीज़ें हमारे दिलो दिमाग में रहेगा तो हम लोग बहुत अधिक लाभ ले पाएंगे।